मिडिल ईस्ट के हालात बीते कुछ दिनों से जिस तेजी से बदले हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव, उसमें अमेरिका की दखलंदाजी और अब जो ताजा सीज फायर हुआ है, इन सब के बीच भारत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब तक भारत ने इस पूरे मसले पर कोई बयान नहीं दिया था, जबकि कई देश लगातार अपने अपने स्टैंड क्लियर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी कर दी है। भारत सरकार की इस स्टेटमेंट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कई दिनों से विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर बेहद सतर्क होकर बस हालात पर नजर बनाए हुए था। सीज फायर के बाद जारी बयान में साफ कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जो भी घटनाएं घटी, भारत उन सभी पर लगातार नजर रखे हुए था। चाहे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका की कार्रवाई हो या फिर उसके जवाब में ईरान का कतर में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, भारत हर डेवलपमेंट को ध्यान से देख रहा था। सरकार की तरफ से कहा गया कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता भारत के लिए हमेशा से प्राथमिकता रही है और इन परिस्थितियों को लेकर देश की चिंता भी बनी हुई है। हालांकि अमेरिका और कतर के बीच हुई बातचीत के बाद जो सीज फायर लागू किया गया है, भारत ने उसका स्वागत किया है। बयान में एक बात बहुत दिलचस्प रही, भारत ने ना तो किसी देश का नाम लेकर समर्थन जताया, न ही किसी की कार्रवाई की निंदा की। यानी भारत ने पूरी तरह से संतुलित, तटस्थ और कूटनीतिक भाषा में अपनी बात रखी। भारत ने साफ तौर पर यह दोहराया कि ऐसे किसी भी संघर्ष या मसले का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो भारत इसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। साथ ही उम्मीद जताई कि अब सभी पक्ष इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति की यह वही पुरानी लेकिन परिपक्व रणनीति दिखी, जहां बिना किसी पक्ष में झुके सधा हुआ और जिम्मेदारी भरा बयान जारी किया गया। एक ऐसा स्टैंड जिससे न कोई नाराज हो और न ही भारत की तटस्थ भूमिका पर कोई सवाल उठे। अगली खबर है, संयुक्त राष्ट्र से एक नई हलचल की खबर सामने आई है और इस बार केंद्र में भारत की भी सक्रिय भूमिका देखने को मिली। मामला ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और उसके बाद पैदा हुए न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे का है। जैसे ही अमेरिका ने ईरान की जमीन के नीचे बनी न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर्स से हमला किया, वैसे ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आनन फानन में अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुला ली। इसका मकसद दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करना और यह देखना था कि कोई भी देश अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की एड में हथियार ना बना ले। साथ ही यह एजेंसी उन सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सुरक्षा भी देखती है ताकि आसपास के इलाकों में रेडिएशन फैलने का खतरा न हो। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स की तैनाती हमेशा से रही है ताकि दुनिया को भरोसा दिलाया जा सके कि वहां न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ नागरिक जरूरतों के लिए ही हो रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने अचानक हमले किए तो मामला बेहद गंभीर हो गया। इस बार की मीटिंग में भारत ने पूरी तरह से न्यूट्रल रवैया नहीं अपनाया। ईरान की भौगोलिक नजदीकी और रेडिएशन के संभावित असर को ध्यान में रखते हुए भारत ने खुलकर अपनी चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव शंभू एस कुमारन ने वहां मौजूद सभी देशों के सामने दो टूक कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यूक्लियर रेडिएशन का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन तक होता है। भारत ने साफ तौर पर कहा कि अब सबसे जरूरी है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान की उन साइट्स का इंस्पेक्शन करे और दुनिया को बताए कि हमले में कितना नुकसान हुआ है और रेडिएशन का स्तर क्या चल रहा है। भारत ने मीटिंग में यह भी कहा कि इस पूरे मामले में सभी पक्ष, इजराइल, ईरान और अमेरिका, संयम बरतें और स्थिति को और न बिगाड़े। अगर हालात नहीं संभाले गए तो मिडिल ईस्ट की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। भारत ने संकेत दिए कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होते हैं तो भारत उसमें भी अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। यानी इस बार भारत ने दबी जुबान में ही सही, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस खतरनाक तनातनी पर अपनी चिंता जाहिर कर दी है। इसका कारण भी साफ है, ईरान भारत के बिल्कुल पास है और अगर कहीं से भी रेडिएशन का रिसाव हुआ तो उसका सबसे बड़ा असर इसी दक्षिण एशिया में पड़ने वाला है। इसलिए भारत के लिए इस बार स्टैंड लेना जरूरी था। अगली खबर है, ब्रिटिश नेवी का मशहूर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 इस वक्त भारत में फंसा हुआ है और अब इसे यहाँ 11 दिन हो चुके हैं। 14 जून को इस फाइटर जेट ने
भारत में अचानक इमरजेंसी लैंडिंग की थी। आज 25 जून हो गया है, लेकिन अभी तक इस हाईटेक जेट को न तो रिपेयर किया जा सका है और न ही दोबारा उड़ान भराने की कोई ठोस तैयारी दिख रही है। इस घटना ने F-35 की तकनीकी विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जेट को दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है, वो इतने दिनों तक रिपेयर से बाहर पड़ा है, ये अपने आप में हैरानी की बात है। कुछ ही घंटे पहले भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से एक आधिकारिक बयान सामने आया। बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन इस F-35 को जल्द से जल्द रिपेयर करवाने की कोशिश कर रहा है और भारत सरकार की तरफ से मिले सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अब फैसला किया है कि वे अपनी खास डिफेंस इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट टीम और ब्रिटिश इंजीनियर्स को भारत भेजेगा। दरअसल जो टीम ब्रिटिश नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात थी, वह इस जेट को रेस्क्यू करने में नाकाम रही है। खबर ये भी निकल कर आई है कि ब्रिटेन अब इस F-35 को एयरबेस पर खुले में खड़ा रखने की बजाय एक हैंगर में शिफ्ट करने को भी तैयार हो गया है। हालांकि फाइनल फैसला तब होगा जब यूके की स्पेशल टीम भारत पहुंचकर इस जेट का पूरा निरीक्षण कर लेगी। तभी यह तय किया जाएगा कि इसे मूव किया जा सकता है या नहीं। इस पूरे मामले ने न सिर्फ ब्रिटिश डिफेंस मैकेनिज्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि F-35 जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की क्षमता पर भी बहस छेड़ दी है। जिस फाइटर जेट की कीमत करोड़ों डॉलर में होती है और जिसे लॉकेट मार्टिन ने बनाया है, उसका इतनी देर तक खड़ा रहना, वो भी भारत की जमीन पर, यह अपने आप में कई रणनीतिक और तकनीकी चर्चाओं को जन्म दे रहा है। अगली खबर है, पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच बीते सालों की कुछ कड़वी यादें फिर ताजा कर दी हैं। वही पाकिस्तान, वही आर्मी और वही अफसर जो बरसों पहले भारत के एक जांबाज पायलट को पकड़कर अपनी बहादुरी के किस्से गढ़ रहा था, आज उसकी कहानी ही खत्म हो गई। साल 2019 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, उसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 से पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे थे। वहां जिस अफसर ने उन्हें अरेस्ट किया था, उसका नाम था मेजर मोई अब्बास शाह। उस वक्त पाकिस्तान में इस शख्स को हीरो बना दिया गया था। खास तौर पर जब चाय की चुस्की लेते हुए अभिनंदन का वीडियो वायरल हुआ, तब पाकिस्तान ने इसी मुद्दे पर भारत का खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन अब किस्मत ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। खबर है कि बस बीते कल वजीरिस्तान के इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने इसी मेजर मोई अब्बास शाह को गोली मार दी। वो भी ऐसे कि अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। कभी चाय पर तंज कसने वाला यह अफसर अब पाकिस्तान की उन वादियों में सुपुर्द-ए-खाक हो चुका है जहां तालिबान के खौफ का साया हमेशा मंडराता रहता है। पाकिस्तान की आर्मी के लिए यह घटना बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि जिस अफसर को कभी बहादुरी का तमगा दिया गया था, उसे उसी की जमीन पर उसी के लोगों ने खत्म कर दिया। अगली खबर है, भारत और तुर्की के रिश्तों में जो खटास बीते कुछ महीनों से बनी हुई है, उसका असर अब आंकड़ों में भी दिखने लगा है। जब पाकिस्तान की फौज को तुर्की की तरफ से खुला समर्थन मिलने की खबरें आई थीं, तभी से भारत में तुर्की को लेकर नाराजगी का माहौल बन गया था। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक बॉयकॉट तुर्की का कैंपेन जोर पकड़ने लगा। अब तुर्की की सरकार ने अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो ताजा डाटा जारी किया है, वो इस पूरे कैंपेन के असर की तस्दीक कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई महीने में भारत से तुर्की घूमने जाने वाले टूरिस्ट्स की संख्या में चौंकाने वाली गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल यानी 2024 के मई महीने में भारत से तुर्की कुल 41,554 लोग घूमने पहुंचे थे। वहीं इस बार 2025 के मई महीने में ये संख्या घटकर मात्र 31,658 रह गई, यानी एक ही महीने में तकरीबन 10,000 लोगों की कमी। टर्किश टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि कोविड-19 के बाद पहली बार भारत से आने वाले टूरिस्ट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे 24% की कमी देखने में तो बड़ी लगती है, लेकिन इसके बावजूद मई महीने में अब भी 31,600 लोग तुर्की घूमने चले गए। इतना बड़ा बॉयकॉट कैंपेन चलने के बाद भी एक ही महीने में इतनी संख्या में भारतीय टूरिस्ट का जाना वाकई हैरान करने वाली बात है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये आंकड़ा आगे और नीचे जाए। जून का महीना तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब अगले महीने तुर्की की टूरिज्म रिपोर्ट आएगी तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मुहिम का आगे कितना असर पड़ा है। फिलहाल तो तुर्की की सियासत और भारत से रिश्तों के माहौल को देखते हुए देश में ये मांग उठने लगी है कि हमारे लोग तुर्की को किसी भी तरह का बिजनेस न दें, और जब तक वहाँ का रवैया नहीं बदलता, तब तक टूरिज्म से लेकर ट्रेड तक हर मोर्चे पर सख्त रवैया बरकरार रखा जाए।